सब होता है। सुनो, बैंकिंग का चैप्टर अपन शुरू किया था। बैंकिंग में था दो टाइप का बैंक, एक था आपका कमर्शियल बैंक। क्या था? कमर्शियल बैंक। और दूसरा क्या है आपका? सेंट्रल बैंक, जो कि अपना केस में क्या है? आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, ये चैप्टर ऐसा है, जो पार्ट करवा रहा ना उतना ही रेलेवेंट है, मतलब इससे क्या घुमा फिरा का क्वेश्चन आता ही नहीं है। खाली मनी मल्टीप्लायर वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट है खाली, उस पर थोड़ा सा खाली पूछता है एक दो टाइप, बाकी तो एकदम सिंपल। ठीक है, क्लियर है? तो अब कमर्शियल बैंक्स कुछ कुछ फंक्शंस कैरी आउट करता है। क्या क्या फंक्शंस था वो? सबसे पहले तो पिसो लेता है, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तीन टाइप का अकाउंट अपन बना सकते हैं, तीन टाइप का डिपॉजिट्स कर सकता है अपन। सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी। एफडी। किसमें इंटरेस्ट मिलता है? सेविंग्स और एफडी दोनों में मिलता है। सेविंग्स और एफडी दोनों में मिलता है। कौन सा में एक पर्टिकुलर पीरियड तक अपने को पैसा होल्ड करना पड़ता है? एफडी। एफडी में अपने को एक पर्टिकुलर टाइम तक पैसा होल्ड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, किसमें विड्रॉल करना मुश्किल है? सेविंग्स और एफडी दोनों में ना, एफडी है ना, बट किसमें लिमिट नहीं है, कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कर सकता है। करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का होता है या पर्सनल का होता है? बिजनेस का। होता है, ठीक है, बिजनेस का होता है अपना करंट अकाउंट। बाकी सेविंग्स वगैरह जो है अपन पर्सनल के नाम पे कर सकता, सेविंग्स तो अपना पर्सनल भी होता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो एक फंक्शन क्या हो गया? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। और जो बैंक डिपॉजिट अपने से एक्सेप्ट करता है, उसके बदले बैंक क्या देता है आपको? कभी कभी कुछ चीज में इंटरेस्ट देता है। एक अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट नहीं देता है, करंट अकाउंट। क्लियर है? एकदम सही है। ठीक है, नंबर 2, एडवांसिंग। ऐसे तो कई टाइप का लोन दे सकता है, व्हीकल लोन दे दिया, हाउस लोन दे दिया, सॉरी मतलब होम लोन दे दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर लोन दे दिया, बहुत सारा लोन्स है। बट यहाँ पे तीन टाइप का लोन अपन डिस्कस किए। तीन टाइप का लोन क्या क्या है यहाँ पे? कैश क्रेडिट, सीसी कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म लोन। देखो सीधा बात है, सीसी जो था वो अच्छा था। सीसी किस पे मिलता है आपको? स्टॉक और रिसीवेबल, वो प्रोमिसरी तो दूसरा है, ठीक है, स्टॉक और रिसीवेबल मतलब जो अपना डे टू डे वर्किंग रिक्वायरमेंट। जैसे आज अगर अपन दुकान के बारे में बात करें, फैक्ट्री के बारे में बात करें, तो डे टू डे रिक्वायरमेंट में कुछ कुछ चाहिए अपने को, जैसे सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, स्टॉक मेंटेन करना है, अपना बाकी को मेंटेन करना है। तो ये सब चीजों में क्या मिलता है? सीसी मिलता है। मतलब करंट एसेट्स में आपको सीसी मिलता है। मतलब अपने को दुकान में अगर रेगुलर स्टॉक मेंटेन करने के लिए, डेटा को मेंटेन करने के लिए पैसा अपने को बाकी में देना, अगर कंटिन्यू करना है और पैसा फिर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको? सीसी। ठीक है, सीसी बोले तो कैश क्रेडिट। अब सुनो, उसमें क्या होता है, बेस्ट पार्ट क्या होता है सीसी का? सबसे पहला, ये तो आपको बुक में लिखा हुआ नहीं है, बट हम आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकली, इंटरेस्ट रेट्स कंपैरेटिवली बाकी लोन से थोड़ा सा कम होता है, 12-13% होता है। थोड़ा सा बढ़ गया होगा तो पता नहीं, बट जो लास्ट हम वेरीफाई किया था तो 12-13% था। ठीक है, समझ में आया? नंबर 2 चीज सबसे अच्छा चीज क्या है? जितना आप अमाउंट सीसी में यूज करेगा, मतलब क्या, एक अकाउंट टाइप का दे दिया, बैलेंस टाइप का दे दिया आपको, एक सीसी का क्या कर दिया, एक बैलेंस टाइप का दे दिया आपको। ठीक है, एक बैलेंस दे दिया, सीसी अकाउंट टाइप का, एक तो बैलेंस टाइप का रहता है, एक सीसी अकाउंट बोल के बना के देता है आपको, सीसी बना के देता है। इधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया, नेचुरल सा बात है, क्योंकि एक लायबिलिटी है अपने लिए, तो किस तरह से शुरू होगा? क्रेडिट। अपने लिए क्रेडिट साइड से होगा, बैंक के लिए तो उल्टा ही होता है हमेशा, आपको पता ही है। ठीक है, जहां से भी बैलेंस शुरू हो गया, जितना अपन ने यूटिलाइज किया, जितना भी अपन ने यूटिलाइज किया, उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। जैसे रिचार्ज नहीं होता क्या, 1 लाख का आपको रिचार्ज दे दिया, जितना का आपने यूज किया उतना पे ही आपको इंटरेस्ट देना है। सीसी अगर 10 लाख का है, जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख यूज करो। आप अगर 5 लाख भी यूज किया और 3 महीना के लिए यूज किया, तो आपको 5 लाख के ऊपर ही क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपका बात ये है भैया, एक दफा डाउट नहीं है, हमको लगा था आप लोग का डाउट आया किसी का। 10 लाख का सीसी है, 10 लाख का सीसी है, हम 1 रुपया यूज नहीं किया, जीरो इंटर मेंटेनेंस चार्जेस लेगा, सीसी का मेंटेनेंस चार्जेस लेगा वो लोग, करंट पे होता है, मतलब करंट होना पड़ेगा तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब बिजनेस का जो लोन होता है ना, बिजनेस लोन में जनरली तुमको करंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, समझ में? अब मेरे को बताओ, हम 1 रुपया भी यूज नहीं किया, सीसी था मेरे पास में 1 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का हम 1 भी रुपया यूज नहीं किया। अब वो मेंटेनेंस है, वो इंटरेस्ट रुपया अपना कुछ भी लगेगा नहीं। बैंक क्या करेगा? ये पार्ट समझ में आ गया? अब प्रैक्टिकल बैंक क्या करता है उस केस में? देखो,
प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बैंक क्या करेगा, उस कस्टमर को जनरली बोलेगा कि क्या हो गया, आप यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका तो पैसा ब्लॉक हो रहा है ना, उसका तो पैसा ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। वो 10 लाख रुपए आपको दे के भी रखा है और आपसे इंटरेस्ट भी कमा नहीं पा रहा है, तो उसका तो नुकसान है, बैड बिजनेस। इसलिए वो क्या बोले, आपको बोले थोड़ा सा यूटिलाइज करो, थोड़ा सा यूज करो, हल्का सा थोड़ा दिमाग लगाओ ना, हल्का सा तो काम भी बढ़ाओ, इस तरीके से आपको थोड़ा सा वो बोलता रहेगा, तो आपको हल्का सा उसको बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, यानी क्या होता है जब हम लोग ऑडिट करने भी जाता है ना, तो हम लोग बोल देते हैं, जैसे एग्जांपल अगर इसका जैसा अकाउंट में 2 लाख रुपए का सीसी है और ये यूटिलाइज नहीं किया, तो हम बोल देगा बैंक वाला को कि इसको सीसी क्यों दे के रखा है इतने दिन तक, फिर थोड़ा बहुत भी यूटिलाइज नहीं करता है, आप इसको नोट करो। तो हम लोग ऑडिट के टाइम में भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज लॉस फॉर, देखो ना कमाना भी तो लॉस है, खाली गवाना थोड़ी ना लॉस है, ना कमाना भी तो लॉस है, तो वो हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको देखना कभी भी सीसी अगर होगा तो हल्का फुल्का यूटिलाइज आप करते ही हो। हाँ, जब एक्सेप्शनल केस हो गया, जैसे बंद वगैरह हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज इन जनरल केस। क्या बोला? फिर भी यूटिलाइज नहीं किया तो बैंक आपको जैसे लिमिट कम कर देगा, इस हिसाब से कुछ कर देगा, मतलब बैंक अपने हिसाब से करता है, बैंक अपना थोड़ा लिमिट कम कर देगा या फिर आपको थोड़ा बोल देगा कि यूटिलाइज करिए, तो थोड़ा कोई सोर्स दे देगा आपको जिसके थ्रू आप कर लो, उस तरीके से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट स्कोर से कुछ फर्क नहीं। उल्टा अगर आप यूटिलाइज करोगे, अच्छा लोन पेमेंट करोगे, वापस से करते रहोगे, तो क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ जाएगा। अगर नहीं यूटिलाइज करें स्टेबल रहता है। देखो अगर आपने एक भी लोन नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट आपका क्रेडिट स्कोर रहता है, जब आपने एक भी लोन नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट स्कोर रहता है, बट वो जरूरी नहीं है कि उस क्रेडिट स्कोर में आपको अच्छा खासा लोन मिल जाए, जरूरी नहीं है, वो चीज जरूरी नहीं है। छोटा मोटा लोन जरूर मिल जाएगा आप लोग को, बट अच्छा लोन मिल जाए जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या लोन लेना पड़ता है, टाइम से रिपे करना पड़ता है, उससे क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा तो आप लोन के लिए ज्यादा एलिजिबल हो जाएगा। अगर मैं कोई 5-10 करोड़ का लोन लिया और जल्दी मतलब 1-2 महीने में पेमेंट कर तो फिर एक बार में क्रेडिट स्कोर का उसका सबसे पहले हमको तो नंबर चाहिए। हाँ नहीं मतलब ऐसे एक बार में जो 1-2-5 करोड़ का लोन ले लिया और 2 महीना में वापस कर दिया, नहीं होगा, मतलब बहुत लोग दिखावा के लिए लेते हैं करता है। जैसे क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, क्रेडिट स्कोर खराब हो गया आपका अचानक से, कोई एक आपका होता है, जैसे मेरा फ्रेंड था, है मतलब सॉरी, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका क्या हुआ, वो फोन लिया था कंज्यूमर गुड्स का वो लोन लेके रखा था, उसका क्या हुआ, ईएमआई सोचो अगर सुबह 8 बजे कटता है 3,500 रुपए का, उसका अकाउंट में 8:30 बजे आया सुबह रुपया, और वो आधा घंटा के लिए उसका वो लैप्स हो गया, उसका क्रेडिट स्कोर गिर गया, फिर वो सारा रिपे किया और हल्का फुल्का एडजस्टमेंट्स किया, हल्का से डिपॉजिट करवा के वैसे करा के अपना क्रेडिट स्कोर को नॉर्मलाइज करा के। तो होता ही है, लोन लेके एक्स्ट्रा रिपेमेंट हो जाता है कभी कभी, जैसे आपने 6 इंस्टॉलमेंट्स डिफॉल्ट कर दिया, आप 8 इंस्टॉलमेंट का 61 रुपया दे देता है बहुत बार कि मेरा जो है बैलेंस को खराब मत करना, तो वो बैंक का एडजस्टमेंट्स है, ठीक है, आपस में। क्लियर है? एक हो गया सीसी, ये सीसी किस में मिलता है आपको, रिसीवेबल्स वगैरह में, करंट एसेट्स में आपको मिलता है, ठीक है, जितना अमाउंट अपन सीसी का लिमिट यूज करता है उतना में ही अपन इंटरेस्ट पे करता है। नंबर 2 था डिमांड लोन। डिमांड का मतलब क्या है, कुछ इसको लाना, खरीदना, बैंक बोला लोन ले लो, बैंक आपको रुपया दे दिया लोन में। डिमांड लोन का खासियत, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कोई टाइम पीरियड वैसे प्रॉपर्ली नहीं है, लोन दे दिया, जैसे होता है ना अपने जैसे भाई लोग देता है, अरे रखो ना, जब काम पड़ेगा तो ले लेगा तुमसे, तुम्हारे भाई के पास ही तो पैसा है, तुम्हारे पास है मेरे पास है, बात एक है, बट वो कभी ना कभी तो तुमसे पैसा मांगेगा, तो बैंक भी ये कहता है जब उसका इच्छा होगा वो डिमांड कर लेगा। कब करता पता, जब प्रेशर आता है ना, पीछे से पिंगी आता है ना आपको थोड़ा सा कि क्या वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इतना दिन हो गया, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, क्या बात है, तो इसीलिए तब पीछा करता है, मतलब थोड़ा सा रुपया भिजवाना। क्या चीज? देखो डिमांड लोन का मतलब एक तो पर्टिकुलर पीरियड नहीं रहता तुम्हारा टाइम का, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा एडजस्टेबल लोन से, थोड़ा एडजस्टेबल लोन से, ये सब समझ रहे हैं, मतलब हाँ बैंक से ही लेता है, तो वो पे तो करना ही पड़ेगा, मतलब तो बैंक का मतलब पैसा तो देना ही पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा। नंबर 3 शॉर्ट टर्म लोन्स, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेता है। अपन पर्सनल लोन लेता है ना, कंज्यूमर लोन लेता है, जैसे कोई गाड़ी लिया, कोई फोन लिया, गाड़ी तो नहीं खैर, फोन वगैरह लिया अपन, ठीक है, कुछ ये सब चीज जो लिया उसको क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन है, साल भर के अंदर अपन, जैसे आजकल 6 महीना 8 महीने का बहुत ज्यादा लोन होता है ना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर मिल जाता है आपको लोन, हाँ ईएमआई जो होता है वो सब क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, ये आपको पता ही है। तो 3 टाइप का डिपॉजिट अपन किया, क्या क्या किया, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट। लोन्स 3 टाइप का डिस्कस किया, सीसी, डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहला बात किसके ऊपर मिलता है, करंट अकाउंट में मिलता है। करंट अकाउंट। आपका 50,000 का बैलेंस था, आपको पेमेंट करना था 80,000 रुपया, तो वो 30,000 रुपया का बैंक अगर चाहे तो आपको क्या दे सकता है, मैंने क्या बोला, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर लोन।
चाहे तो मतलब आपका और बैंक का कैसा रिश्ता है, पवित्र है, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? इसको बोलता है ओडी, ओवरड्राफ्ट। जो तुम्हारा ड्राफ्ट अमाउंट है उसे तुमको ओवर मिल रहा है। जितना तुमने ओवर, जैसे 50,000 तुम्हारा बैंक पर बैलेंस था, तुम पेमेंट किया 90,000 का, तो 40,000 रुपया के ऊपर जब तक तुमने पेमेंट वापस नहीं किया तब तक 40,000 रुपया के ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। पूरा अमाउंट नहीं लगता। कितना रुपया लगता है? 40,000। जो एक्स्ट्रा ड्राफ्ट अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो तुमने लिया है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी लिया है, उस पे ही तुम्हारा सिर्फ इंटरेस्ट लगता है। और इसको अगर 2 महीने के अंदर वापस कर दिया, 1 महीने के अंदर कर दिया, 10 दिन के अंदर कर दिया, तो उतना ही इंटरेस्ट आपका लगता है। ठीक है, जिसमें पीरियड फिक्स नहीं रहता है, जिसमें पीरियड फिक्स नहीं है, सीसी, ओडी फिक्स नहीं है, ये सब थोड़ा सस्पेक्टेबल अकाउंट होता है, क्योंकि इस पे गड़बड़ी होने का चांस ज्यादा होता है। जिसमें फिक्स है तो फिक्स ही है, 5 साल का लोन, 5 साल इंटरेस्ट, 5 साल, सिंपल वाला चीज है। ठीक है, एजेंसी फंक्शन, बैंक जो है कहीं कहीं पे एजेंट की तरह काम करता है, जैसे टैक्स वगैरह पेमेंट करने में, कोई आपका कुछ बैंक टू बैंक ट्रांसफर पैसा करने के लिए, सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करने के लिए। ठीक है, याद आ रहा है? फिर अगर इनकम टैक्स मैटर्स के लिए, इस चीजों के लिए क्या करता है, बैंक बीच में आता है। मतलब अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा पेमेंट करना है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो देखना है कि किसी को हाँ कनेक्ट भैया। करेगा तुम लोग? एक दिन कर लो, बाकी लोगों से देख लो। जैसे अगर मैं इस पार्टी के अंदर गया, ठीक है, मैं पेमेंट्स पे गया और अगर चालान क्रिएट किया, हम जीएसटी के साइट पे है, हम एक चालान क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे तुम डिसाइड कर सकते हो तुमको कौन सा चालान पेमेंट करना है। तो जो अगर मैंने ये चला चालान लिया, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट बेसिस बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, फोन ही नहीं है, ये क्या बॉडी में क्या करे? वो पीरियड के लिए पूछ रहा है खाली, हम लोग तो ऐसे ड्राफ्ट करके छोड़ देगा ना उसको। इस पे क्या देखो, जब अगर तुमको पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, जैसे सीजीएसटी, आपको पता है ना सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी, तो दुकान पे बैठे वालों को तो आइडिया है। ठीक है, बाकी लोगों को भी आइडिया होना चाहिए। सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह जो है वो सब इस पे आ जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी वाला अमाउंट आप डाल दो यहाँ पे, जितना आपको टैक्स पेमेंट करना है उतना अमाउंट डाल दो इस पे। जैसे हम एक पीरियड सिलेक्ट कर लिया मई का, ऐसे ही बता रहा है। ठीक है, मई का अमाउंट सिलेक्ट कर लिया हम आपसे, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपका टर्नओवर कितना है, उस हिसाब से क्राइटेरिया रहता है। जिसका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे रहता है, उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो क्वार्टरली जमा कर सकता है। जिसका 5 करोड़ से ऊपर रहता है, सजेस्टेबल रहता है कि आप लोग मंथली जमा करें। 3 क्वार्टरली डाल सकता है, 3 महीने में डाल सकता है। और अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा तो आपका मंथली। 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर चलो, अभी ई पेमेंट जैसे हम जाता है ना, ई पेमेंट सिलेक्ट किया हम, आपके पास 3 ऑप्शन रहता है जब आपको जीएसटी का, जैसे अभी मैंने कुछ अमाउंट नहीं डाला ना इसमें, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं कर 1 रुपया डाल देता है इस पे, ठीक है, ई पेमेंट आप कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ओवर द काउंटर मतलब एक स्लिप मिल जाएगा, आप बैंक पर जाओ, आप जमा करा दो रुपया। या फिर एनईएफटी आप लोग सुना, आरटीजीएस, ये सब भी बैंक फैसिलिटीज है जो कि प्रोवाइड करता है बैंक। आपको पेमेंट करना, आप चालान क्रिएट किया, यहाँ पे आपका डिटेल्स वगैरह यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो बैंक वगैरह, देखो यहाँ आ गया, देख रहे हैं आप लोग, सारा बैंक्स वगैरह आ गया, जिसके थ्रू आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जीएसटी जो है बैंक का साइट में आपको लेके जाएगा, वहां पैसा प्रोसेस होगा, बैंक वो पैसा को क्या करेगा, जीएसटी वाले के जो अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर कर देगा। जो बीच में काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, बैंक प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे फिलहाल जो है ये सब बैंक जितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में, इतने बैंक के थ्रू आप जो है जीएसटी पेमेंट कर सकते हो। कुछ बैंक शायद नहीं भी होंगे इसमें, उससे आप लोग अभी फिलहाल पेमेंट नहीं कर सकते। हाँ, मेजर सारे ही ऑलमोस्ट, एक्सिस, एचडीएफसी, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब का है।
कुछ कुछ प्रेफर्ड बैंक्स पे भी आ जाता है, प्रेफर्ड बैंक में ये 3 अकाउंट है आपका, टैक्स वैक्स सब भर सकते हैं। सब। और ठीक है। इनकम टैक्स में कितना टैक्स देना पड़ता है? इनकम टैक्स पे इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है तुमको, स्लैब से। परसेंट अलग अलग है, 5% है, 10% है, 30% है, 30% सबसे हाईएस्ट। जितना देखो जीएसटी हर किसी को देना पड़ता है, चाहे आपका इनकम हो या नहीं हो, आप कितने इनकम देते हैं? ये सब बात नहीं करना चाहिए। देता है मगर देता है। बट आई सजेस्ट एवरीबडी शुड स्टार्ट एट अराउंड 17-18 में अपना टैक्स फाइल बनाना, बहुत फायदा होता है। 17 में नहीं बनते, कंपल्सरी 17 में कैसे? 17 में तब बनता है, 18 के नीचे, 18 नॉर्मल एज 18 है, 18 के नीचे तब है। जैसे एग्जांपल से तो पलक है, अब पलक चाइल्ड आर्टिस्ट है, रॉजर होता है चाइल्ड आर्टिस्ट है, वो लोग हम लोग से ज्यादा कमा रहा होता है, अब इसका तो इनकम ज्यादा है, तो उस केस पे इसको रिटर्न लगाना पड़ेगा। तो अगर तुम रिटर्न इनकम कमा रहा है तो तुम लगा सकते हो, या फिर आपके बिहाफ पे आपका फैमिली वाला लगा सकता है, बट 18 तक ऑप्शनल रहता है आपके माइनर केस। जनरली प्रेफर करता है 18 के बाद में, जनरली अपना आप लोग का कोई लोग का फैमिली वाला लोग खुद ही आपका फाइल लगाना स्टार्ट कर देगा। इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, बेटर रहता है। अब सुनो, आओ। तो यानी कि हम लोग को क्या देखा कि टैक्स वगैरह पेमेंट अगर अपने को करना है तो भी अपने को क्या चाहिए, बैंक का हेल्प चाहिए। अपने को स्टॉक वगैरह परचेज करना है, शेयर्स वगैरह परचेज करना है, सिक्योरिटी वगैरह परचेज करना है, तब भी अपने को क्या चाहिए, बैंक के थ्रू ही अपने को पेमेंट वगैरह कराना पड़ेगा। मतलब बीच में मिलाने वाला कौन है, बैंक। ठीक है, समझ में? बैंक बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या कर रहा है, बैंक कर रहा है, उसके लिए बीच में एक कमीशन बेसिकली बैंक लेता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है आपका, जनरल फंक्शंस भी कैरी आउट करता है बैंक। जैसे क्या क्या है, लॉकर फैसिलिटी, ट्रैवलर्स चेक याद है, घूमने वगैरह गया अपन, कैश नहीं लेके जा पा रहा था, वहां क्या लेके चला जाओ, ट्रैवलर्स चेक लेके चला जाओ, तो वहां इजी रहता है आपका, चार्जेस भी कम होता है, सब कुछ कम रहता है आपका। कार्ड टाइप की तरह रहता है, पूरा कार्ड रहता है, स्वाइप कर दो, जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते ना, वैसे तुम ट्रैवलर्स चेक स्वाइप कर दो। बोलने में चेक है बट वो कार्ड टाइप का ही है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पता ही है, अब वो ना आपको अमेरिका से अगर आप बिजनेस करने वाले हो तो आपका बैंक जो है आपके लिए एक रेफरेंस लेटर लिख के दे देता है कि भैया बंदा अच्छा है, गारंटी मेरा है, बढ़िया लड़का है। ठीक है, वो वाला बात है। और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आपको कुछ बना के आपको देता है। ठीक है, जैसे वो मामा जी लोग काम नहीं करते क्या बीच पे, लड़को अच्छा है। बट भैया बैंक मतलब कोई बैंक नहीं है अमेरिका में, मतलब ब्रांच नहीं देखो, जनरली स्टैंडर्ड बैंक रहता है कुछ कुछ, इसका दोनों जगह कनेक्टिविटी है, वो लोग के थ्रू ही तुम कर सकते हो एलसी। हर कोई, हाँ जिसका फॉरेन ब्रांचेस है वो लोग कर सकता है, या फिर फॉरेन से टाई अप है वो लोग कर सकता है। एसबीआई का जैसे है ही, तो प्राइस देना तो जिसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, तो एसबीआई का अकाउंट तो होगा ही उसके पास में एक तो। आईडीबीआई, हाँ इसका भी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो ऐसे भी इंटरनेशनल बैंक ही है। सिटी बैंक वो स्कैम में था, अभी भी है वैसे। सिटी बैंक वैसे भी अमेरिका में तो बहुत पॉपुलर है, बैंक ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा होगा, जैसे अपना यहाँ पे एसबीआई होता है ना, वैसे ही वहां पे। सेवा में एक बार क्वेश्चन आया था पिछले साल, जैसे अपना इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे यूएस में क्या होता है, सिटी बैंक थोड़ी ना। बैंक ऑफ अमेरिका इज लाइक एसबीआई ऑफ इंडिया। अरे जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही अमेरिका में क्या है वो पूछ रहे हैं हम तो। ऐसे एग्जाम में पूछ रहे थे, सोचो पहले कॉटन कॉलेज का पेपर में आया था, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। वो अलग चीज हो, नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज। आओ सुनो, सुनो, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ते। कमर्शियल बैंक क्लियर हो गया अच्छे से, एकदम दिमाग में सेट हो गया अच्छे से सारा पॉइंट्स, इजी एकदम। आओ सेंट्रल बैंक, दिस इज द बाप एंड दादाजी ऑफ ऑल द बैंक्स। ये क्या करता है पता है तुम्हारा, ये दादा दद्दू की तरह काम करता है अपना, खुद डायरेक्टली शायद इन्वॉल्व नहीं होंगे बट सबको देखेंगे कि सब कुछ सही से कर रहे हैं या नहीं है। ठीक है, पहले तुमको बोलेगा कि तुम कर लो, तू ले आ,
तुमसे नहीं हुआ तो खुद काम करेगा, बट ये एक्सट्रीम केस में होगा। सेकेंडली सोचो, अब देखो, सोचो अगर चिराग है, ठीक है, चिराग के ऊपर हम है, सोचो तो हम देखेगा, चिराग को बोलेगा चिराग तुम सारा चीज अच्छे से देखो, ठीक है, बट चिराग सब कुछ जो मेंटेन कर रहा है, चिराग का सारा बुक्स कौन मेंटेन करेगा? हम देखेगा नहीं सही से कर रहा है या नहीं। ये 500 रुपया तुमको दिया था, कहाँ कहाँ खर्चा किया तुम चिराग? है ये 50 रुपया का तुम क्या खाए? ठीक है, उधार लेके डेट पे गया बोलता है। ठीक है, सुनो, तो ये सारे बैंक काम जो कौन करता है? सेंट्रल बैंक। अगर आप लोग से पूछना है, अगर आप लोग पूछ रहे हो कि पिछले साल इस टॉपिक में से एक टॉपिक हटा दिया गया था, स्कैम था, वैसे तो स्कैम 2020 था वो हम लोग के साथ पे, बट फिर भी अगर आपको जानना है, पेज नंबर 28 का पेज देख रहे हैं आप लोग, नेक्स्ट पेज, वो सब हटा दिया था वो लोग। ठीक है, उस टॉपिक लास्ट टाइम हटा दिया था, आज तो कुछ आया नहीं। अच्छा अच्छा, बताइए। आओ सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। आज क्या बात है, लोग बाग का आवाज नहीं आ रहा है क्या ऑनलाइन? इतना कम लोग हैं। आ रहे हैं। आ रहा है ना? 10 बजे कौन सोता है? उठता 12 बजे। नॉनसेंस है तुम लोग। लेकिन देखो आप देख रहे हैं मोटिवेशन करने के लिए। तो मेरा मामू इतना झाड़ू मार देना। हम रूम चेंज कर सकते हैं। एक बार इसका बात सुन लो, उसके बाद क्लास कराने का मत। ठीक है, आओ सेंट्रल बैंक में चलो। एपेक्स बैंक है, सुप्रीम बैंक है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है पूरे बैंकिंग सेक्टर को, पूरा का पूरा बैंकिंग। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपने भगवान है, सेंट्रल बैंक यही बोलता है। ठीक है, ऑल फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। इंडिया के पास भी अपना सेंट्रल बैंक है, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 अप्रैल 1935 में फॉर्मुलेट हो गया था। खतरनाक बवाल, सच में एकदम। बहन वो नहीं देखा था शिवाजी द बॉस, उसमें रजनीकांत जो है, एपेक्स, ओपी, ओपी पबजी का लैंग्वेज में ओपी। ठीक है, रिजर्व बैंक ओपी बैंक है। ठीक है, अरे इसे तो हमको पहले से पता, जब हम खेलता नहीं था। अरे वो कुछ एक बार क्या हुआ था, कुछ पढ़ा रहा था चैट में, सब लोग ओपी 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 करने लग गया, तो फिर हम बहुत रिसर्च किया ओपी के बारे में, फिर हमको एक दिन बताया अच्छे से। आओ, हाँ ओजीपी होता है, सब पता है। जी तो नहीं सुना। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, नंबर 1 सबसे मेन चीज उसके पास क्या है पता है क्या? पिस्सो। इंडिया में पैसा कौन इशू करता है? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके पास पे पैसा इशू करने का पावर है। अब अनंत सोचता है बढ़िया है, गुवाहाटी में जितना, एक ही रिजर्व बैंक देखा होगा गुवाहाटी में, उधर रेलवे स्टेशन के बगल में, वहां जाके वज्जा वाला। ठीक है, हर रिजर्व बैंक में करेंसी इशू नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ करेंसी चेस्ट होता है, उसी में होता है आपका। ठीक है, करेंसी इशू आपका। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया जितना मन करेगा उतना करेंसी इशू कर सकता है रिजर्व बैंक। हाँ, लात मार लो बढ़िया से। बोलो बोलो, जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी बताओ। जितना मन करेगा रिजर्व बैंक को क्या उतना करेंसी इशू कर सकता है? आप लोग से पूछ रहे हैं। नहीं भैया, नहीं कर सकता। नहीं भैया। आ रहा आंसर आ रहा मेरे पास पे, बोलता सो गया तुम लोग। हाँ यही आंसर इज सेंट्रल बैंक को जितना इच्छा करेगा उतना पैसा इशू कर सकता है क्या? नहीं भैया, नहीं कर सकता है। नहीं बाकी भैया। लोग एक लिमिट होगा, ऑफिस लिखो ना, मजाक चल रहा है यहाँ पे। आंसर इज कर सकता है, पावर दे दिया है। सेंट्रल बैंक को जितना इच्छा हुआ उतना करेंसी इशू करो, बट जितना मन करेगा उतना इच्छा वो इशू नहीं कर सकता। अनंत का पहला क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में, भैया इशू कर देना चाहिए, सबका सब लखपति बन जाएगा। मैंने कहा वैल्यू नहीं रही। बढ़िया, सुनो, जानना कैसे इन्फ्लेशन होता है सामान का? जानना है कैसे होता है? ठीक है, देखो क्या होता है, सिंपल सा बात है, देखो एकदम। देखो यहाँ दिखा, यहाँ तो दिखेगा नहीं। ओके दीदी सुनो, अब सुनो, 1 केजी राइस है, कर लो, 1 केजी राइस है,
ठीक है, 1 kg राइस है। अब राइस ऐसा चीज है सबको चाहिए खाने के लिए, 1 kg राइस है, ऐसा चीज है सबको चाहिए खाने के लिए, बराबर। अब देखो 2 खरीदने वाला लोग है, ठीक है, एक है अनंत, ठीक है, और दूसरा है चिराग। अब चिराग नियम से तो लंबा है, खाना ज्यादा जरूरी होगा, बट फिर भी। अब 1 kg राइस है, दोनों के पास में 10-10 रुपया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चीज का बात है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10-10 रुपया दोनों के पास में। तो मैक्सिमम कितना रुपया तुम लोग देने के लिए रेडी है चावल खरीदने के लिए 1 kg? 10 रुपया, 20 रुपया दे देगा? 10। तुम अपना अकेला 10 रुपया दे सकता है, ठीक है। अब सोचो रिजर्व बैंक ने आज मूड अच्छा हो गया रिजर्व बैंक का, ठीक है, हम चिराग और अनंत दोनों को 10 की जगह 20 रुपए दे दिया, कमाई बढ़ा, कमाई बढ़ा, बढ़ गया या पहले 10 हाँ रुपया था, भैया। अभी कितना है 20 रुपया है। अब मैक्सिमम कितना दे सकता तुम लोग? 20। 20 दे देगा ना। आनंद बोला कि मैं तो 15 दे दूंगा, 15 दे दूंगा, चिराग तो रुक जाएगा। अब अगर चिराग बोला हम 17 दे देगा, अनंत कितना बोलेगा? 18, 20, और चिराग बोलेगा हम भी 20 दे देगा। फिर लोग आपस में होगा कि कौन ज्यादा सामान देके ले सकता है। इस तरीके से वो एक चावल कितना है अभी भी? चावल कितना है? 1 kg। राइस तो वो तुम लोग आपस में नेगोशिएशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मार्केट में तो ऐसे ही होता है ना। देखो इस एग्जांपल में दोनों के पास 20-20 रुपया है, बट क्या मुझे बताओ रियल लाइफ में सबके पास बराबर रुपया होता है क्या? जिसके पास पैसा होता है वो सामान। अब बीच में जब मांस का दाम बहुत बढ़ा था, क्या सब अफोर्ड कर पाया था? कोई कोई लोग बेच रहा था बढ़िया से, ठीक है। तो हमको बताओ, ये दोबारा बात कर रहा बेशरम, ठीक है, समझ में आया? तो 400 से 400 रुपया में भी, ठीक है, वही तो ऑक्शन से होता है ना, ऑक्शन से इन्फ्लेशन नहीं, नॉट नेसेसरी ऑक्शन। रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। मार्केट में जब भी रिसोर्स लिमिटेड होता है उस चीज का दाम जो है बढ़ जाता है, उस चीज का दाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जैसे अभी एसेंशियल चीजें हैं, खाने पीने का चीज, सब्जी वगैरह का दाम पिछले साल से इस साल इतना हाई अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सामान लिमिटेड है और खरीदने वाले लोग बहुत हो गया, लोग कंजम्पशन भी ज्यादा कर रहा है पिछले साल से, क्योंकि घर पे है। इस तरीके से सामान का दाम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब अगर करेंसी इशू पर इशू कराया तो भी क्या फर्क पड़ेगा? सामान तो उतना ही, उल्टा सामान का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सुना होगा कभी कभी जर्मनी के सबने सुना होगा, जिम्बाब्वे के सुना होगा, वो लोग ट्रक भर भर के पैसा लेके जाना पड़ता था एक ब्रेड खरीदने के लिए, क्योंकि वो लोग हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। जिम्बाब्वे में तो हाइपर इन्फ्लेशन, वो लोग के पास $1 बिलियन का भी नोट था, पता है? $1 बिलियन का, मतलब $1 बिलियन जिम्बाब्वे नोट था वो लोग के पास, $1 बिलियन। उसका एक ब्रेड मिलता था लोगों को, एक ब्रेड। एक्सट्रीम केस ऑफ वो हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद अब जिम्बाब्वे जो है यूएस करेंसी यूज कर लेता है, मतलब लास्ट में, मतलब हमसे ना हो पाई। सोचो, देखना तुम नेट पे अगर सर्च करेगा ना तो मिल जाएगा तुमको अभी $1 मिलियन का जिम्बाब्वे का नोट। अभी जैसे कोरोना के लिए बहुत फैक्टरीज बनते हैं, इंडस्ट्रीज बनते हैं, तो अभी प्रोडक्शन कम, बट अल्टीमेटली फिर इन्फ्लेशन वापस कम हो जाएगा जब सब चीज खुद यूज होएगी। इन्फ्लेशन कभी कम नहीं होता, इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगा ही। देखो हम बात बताता है, सोचो अभी कोई कारण से थोड़ा बहुत दाम बढ़ गया, सोचो एग्जाम्पल कोरोना के पहले या कोई भी रीजन के पहले पुचका तुमको 20 रुपए का कितना पीस मिलता था? 10 पीस पकड़ लो, 10 पीस मिलता था। अब क्या बोलेगा वो कोरोना के टाइम में क्या हाल है? अभी तो बहुत हालत खराब है, सबका दाम बढ़ा हुआ, आलू का दाम बढ़ा, सब कुछ दाम बढ़ा हुआ है। अभी तो आपको 10 पीस का 8 पीस ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, सब कुछ नॉर्मलाइज भी हो जाएगा, वो क्या 8 का 10 करेगा? वो 8 का 8 ही रह जाएगा। हाँ, यही नीति है। रेस्टोरेंट का दाम बढ़ रहा है, कब वो लोग बोला कि हाँ, याद है तुमको? हाँ, एकदम परफेक्ट एग्जांपल, प्याज जब महंगा हुआ था सब रेस्टोरेंट अपना दाम बढ़ाया था कि प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, क्या करेगा? वो तो मूली भी दिया था लोग, ठीक है, गरीब आदमी, ठीक है। तो अब उसके बाद जब दाम बढ़ाया, कम किया क्या? ठीक है, एक और परफेक्ट एग्जांपल दे जहां पे आपको समझ में आएगा कि अपने लिए कितना जरूरी है। बीच में जब कोरोना का केस आया था, बहुत सारा कंपनीज अपना जॉब्स को हटाया था, बहुत ज्यादा लोगों को जॉब हटाया था, बहुत जन को जॉब से निकाला। उस लेवल पे हायरिंग हुआ है कि काम तो नॉर्मलाइज हुआ है हल्का हल्का,
उस लेवल पर हायरिंग हुआ. दैट इज व्हाई, दैट इज द मेजर थिंग. जो एक बार स्टैंडर्ड हो जाता है ना, बहुत मुश्किल चांस है कि वापस कम होता है. Unless and until this is very very necessary. For example, सैनिटाइजर बहुत जरूरी था तो रेट कम हो गया उसका. मास्क प्रोडक्शन बढ़ा, रेट्स कम हुआ. तो बहुत जरूरी चीज है. कोई मेडिसिन का दाम है, वो सब कम करता है गवर्नमेंट जानबूझ के. जैसे गवर्नमेंट जो है, आपको पता होगा, सब्सिडी देता है इन चीजों में, तभी इतना दाम कम हुआ है, अदरवाइज दाम ही कम नहीं होता लोग का. ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है. हाँ जी. गवर्नमेंट इश्यू करके देता किसको है? गवर्नमेंट करेंसी इश्यू करके. रिजर्व बैंक इशू करता है. हाँ, तो रिजर्व बैंक इश्यू करके देता किसको है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हर बैंक में डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने रेशियो के हिसाब से. कुछ पब्लिक एंडोर्समेंट्स होता है, वो डिपेंड करता है, बट जनरली वो बैंक के थ्रू होता है. बैंक के थ्रू. कौन सा? हाँ, अभी बताता हूँ. चलो, बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास सोल अथॉरिटी, मतलब इंडिया में रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी करेंसी इशू नहीं कर सकता, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ₹1 का नोट्स आता था पहले, याद है? तो देखा है किसी ने ₹1 का नोट्स? हमें बस स्कूल में ₹2 का नोट लेके गया था, भगा दिया हमको लोग. अपने स्कूल के टाइम में बोल रहा था फैकल्टी में. वो ₹1 का नोट अभी 12th बाद तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा. हाँ, बढ़ता ही है, बहुत बढ़ता है. वो जो फैकल्टी में, कौन कौन फैकल्टी का है वो लोग? फैकल्टी में पुराना वाला 10 तक तो पढ़ा ही था. भाई अब तो 20 का कॉइन आ गया. हाँ, वो एक 2 कैंटीन था ना, 2 कैंटीन था. हम लोग जब 10th में था तब नया वाला कैंटीन बना था जो गेट के पास बना है, और जो पुराना वाला कैंटीन था ना हम लोग का उधर था. उधर मतलब 10th, जब हम लोग 10th में था, 9th का एंड में या 10th में हम लोग का टाइम में वो कैंटीन खुला था, एकदम नया वाला. वो तो अभी तो पता नहीं कैसा है, उस समय हम लोग का टाइम में नया नया तो बहुत अच्छा था. वो भी इधर आ गया क्या? चेंज नहीं हुआ. वो छोटा वाला जो कैंटीन था ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छा था, डोसा. साउथ इंडियन एक दिन बनता था, वो अच्छा था खाली. मतलब वेडनेसडे को या थर्सडे को डोसा बनता था, सिर्फ उसी दिन जब ये नया वाला कैंटीन खुला था, सिर्फ उसी दिन भीड़ होता था. सिर्फ वही भीड़ होता था बस उसी दिन बस. अब तो पता नहीं. मैगी हम लोग टाइम में तो मैगी नहीं मिलता था. हम लोग टाइम में मैगी नहीं मिलती. आपके टाइम पे कैंटीन? अरे मतलब स्कूल में, कौन से स्कूल में? हम फैकल्टी में भी था, डॉन बॉस्को में भी था. दोनों टाइम में अगर बेसिस है, डॉन बॉस्को में भी नया बना था कैंटीन. टाइम बेक्स तो नहीं था उस समय. क्वालिटी वॉल्स था सबसे बस था. फादर आया था जिस दिन क्वालिटी वॉल्स का वो खुला था ना, आइसक्रीम वाला, तो फादर आया, हम लोग को बोला कि वी हैव जस्ट ओपनड द न्यू स्टोर फॉर क्वालिटी वॉल्स, आई होप दैट यू ऑल लव. और उस समय गर्मी भी था, यू ऑल लव द आइसक्रीम एंड ऑल, एंड एज अ गुड जेस्चर वी वुड जस्ट लाइक टू ऑफर एवरीबॉडी अ फ्री आइसक्रीम. Just one thing, just throw the wrapper on the, वो हम लोग का बहुत कॉमेडी था क्योंकि रैपर कहीं भी फिरता था ना, तो we have invested a good amount, just throw the wrapper on the dustbin. मस्त था. नया ऑडिटोरियम खुला था हम लोग का टाइम में, पूरा थिएटर रूम. हम लोग का स्कूल में कुछ नहीं. माने नहीं, माँ समथिंग कुछ था, ऐसे ही कुछ था. हाँ, भूल गया. बहुत सुंदर है, पूरा थिएटर क्वालिटी. अभी तो बहुत, हम लोग को जाने के बाद में कितना वो स्विमिंग पूल खोल दिया. हम लोग को टाइम दिख रहा था हम लोग को स्विमिंग पूल बनते हुए. हॉट टेम्परेचर, वो तो एकदम फर्स्ट था जो गुवाहाटी में मतलब हुआ था. गर्म भी हो रहा था, पानी ठंडा भी हो रहा था. वो स्क्वाश रूम खुल गया, जिम खुल गया. हम लोग टाइम में जिम खुल गया था बट एक्सेसिबल नहीं था. खुल गया क्या? गरीबी लोग कर दिया कुछ. फैकल्टी ज्वाइन कर लेता है, फैकल्टी ज्वाइन कर लेता है यार. टीपीएस वाला ऐसे रखेगा नहीं हमको, कहाँ रखेगा. चलो, क्या बोलता है, आज ये सब जान ही पाएगा. वेरी 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 sarcastic lines, sorry. अब चलो, क्या है, ₹1 का जो नोट्स है और जो कॉइन्स है वो सब सिर्फ इशू नहीं करता है रिजर्व बैंक. वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला जो है, कॉइनेज डिपार्टमेंट एक आता है आपका. कॉइन को भी मैनेज करने के लिए कॉइन्स का एक एक्ट है. ठीक है. डुप्लीकेसी किससे सबसे ज्यादा होता है बताओ तो? कॉइन्स. लगता है ₹1 में क्या तो होगा. इसके चक्कर में इतना हाई वॉल्यूम ऑफ डुप्लीकेसी होता है कॉइन्स. अरे बहुत ज्यादा बहुत है. आओ, अब देखो क्या होता है. अगर देखो एक ही जन है, अगर एक ही जन है इशू करने वाला करेंसी, तो यूनिफॉर्मिटी रहता है भैया, एक ही तरह से, एक ही स्टैंडर्ड रहता है. बहुत जन हो गया तो प्रॉब्लम होता है. स्टैंडर्ड हो गया. नंबर 2 क्या हो गया, गिव्स पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई. अब सिंस रिजर्व बैंक, देखो आपको रिजर्व बैंक के ऊपर ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग के पास पावर है, वो लोग करता धरता है करेंसी इशू करने के लिए.
तो उनके पास कंट्रोल है मनी सप्लाई। अब जब रिजर्व बैंक खूब सारा पैसा इशू किया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर कम इशू किया तो मनी सप्लाई घट जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, पब्लिक एक फेथ रहता है कि रिजर्व बैंक है, सही है, कोई टेंशन बात नहीं है। नंबर 4 क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी इजी रहता है, गवर्नमेंट भी आराम से रिजर्व बैंक के थ्रू चेक कर सकता है कि मार्केट में कितना पैसा है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक जो है, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास इतना पावर है, इसलिए रिजर्व बैंक का जो मेन ऑफिस है, जो गवर्नर जिसको बोलता है, वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। आज अगर अच्छा गवर्नर है रिजर्व बैंक में, जो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट वी हैड सम इनक्रेडिबल गवर्नर्स आल्सो, ठीक है, हाँ, तो अगर है तब देखना आप कभी भी इकोनॉमी में, जैसे 2008 के टाइम में हुआ था इशू, बट इंडियन इकोनॉमी वाज स्टिल हेल्ड स्ट्रांग बिकॉज ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा गवर्नर कैसा है। जैसे आज बोलता है बहुत जन कि गवर्नमेंट जो डिसीजंस लिया रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वो अच्छा नहीं लिया, तो इतना इकोनॉमिक फॉल डाउन नहीं होता। तो इट इज अ वेरी रियली सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक को होल्ड कौन कर रहा है। समझ में आया क्या क्या चीजें? नंबर 1, सोल ऑथोरिटी किसके पास में है? आरबीआई के पास में। फायदा क्या क्या है? एक तो यूनिफॉर्मिटी रहता है, नंबर 2 मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, नंबर 3 पब्लिक का एक फेथ रहता है, और गवर्नमेंट भी सुपरविजन कर सकता है। नेक्स्ट आप देखो, बैंकर टू द व्हाट? एक बार खुद सोचो, मोदी जी खड़े एक्सिस बैंक का लाइन में पैसे जमा करने के लिए, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? हल्का भाई, और मानो मेरा भी थोड़ा खाता में पैसा डलवा दो भाई, ठीक है? अमिताभ बच्चन और वो थोड़ा मिक्स हो गया थोड़ा सा, ठीक है? तो अब बैंकर का कौन है? गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? जो जो अपन लोग करता है, अपन लोग क्या क्या करता है बैंक के साथ में? पैसा जमा करता है, लोन लेता है, एडवाइजेस लेता है कि किसमें पैसा जमा करे, किसमें ना करे, कौन सा एफडी खोले, कौन सा ना करे, ये सारा कुछ बैंक करता है। समझ में आया आप लोगों को? कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के लिए क्या क्या एक्ट करता है वो? एज अ बैंकर, फिर एज अ एजेंट, और लास्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। समझ में आया? क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, और देखो ये थर्ड पॉइंट जो है, बैंकर्स बैंक दिख रहा है आप लोगों को? बैंकर्स बैंक दिख रहा है आप लोगों को? गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पैसे इशू करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, वो सब। हाँ, करता ही है। बैंकर्स बैंक को स्टार मार्क कर लो, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है। बैंकर्स बैंक, थर्ड पॉइंट। गवर्नमेंट का बैंकर कौन? आरबीआई। आरबीआई। तो जो कमर्शियल बैंक है, सर एसबीआई हो गया, सिटी बैंक हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। आप वो देखा क्या, कोई नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज देखा था क्या? इसकी वजह से देख लिया, बैड बॉय बिलियनर्स देखा है? इसे उसमें पीएनबी का पूरा केस आता है। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक जो है, बैंक का बैंकर कौन है? जो कमर्शियल बैंक है। रिजर्व एसबीआई का बैंकर कौन? अब मुझे बताओ, क्या आरबीआई और जो सेंट्रल जो कमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं होगा भैया। कैसे कैसे होता है? नंबर 1 देखो तो क्या लिखा हुआ है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। सोचो अब क्या है, हम लोग बता दो एक बार। तुम देखो चिराग को देखो एक बार, चिराग के पास बैंक है, चिराग बैंक खोल के रखा है, चिराग बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? देखो डोंट क्विट भी लिखा है इसमें, देखा? ठीक है, अब बैंक खोल के रखा है चिराग बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, ठीक है? शॉर्टकट भी दिया है, अच्छा दिया, ठीक है? अब क्या पलक आया, ओहो चिराग मेरा पैसा जमा कर दो। तो चिराग जो है बेचारा, सीबीआई बढ़िया आदमी है, डोंट क्विट, फिर भी ठीक है। तो सीबीआई वाला जो है बढ़िया आदमी है, देखो ये लोग, ठीक है, बढ़िया बैंक है, बढ़िया बैंक है। बेचारा पलक से पैसा ले लिया, ठीक है, जमा कर लिया। अब इसके ऊपर कोई रेगुलेशन वगैरह तो है नहीं, सोचो कुछ भी। तो ये क्या करेगा आगे जाके? इसके बाद अभी आया कि भाई जो पिस्सू है के सीबीआई, तो लोन पे इसको पूरा का पूरा रुपया दे दिया। शाम को ये आया, ओ हो चिराग मेरे को फोन का कवर लेना था, मेरे को बैग से 1000 रुपया निकालना पड़ेगा। तो चिराग ये थोड़ी ना बोल सकता है कि ओह आपको पैसा चाहिए, आप 3 महीना रुको, 3 महीना रुको, अभी आएगा पैसा देने के लिए, वहां से मेरे को रुपया निकाल के। तो ये तो फिर ओहो करते रह जाएगा, फिर ये तो फिर ओहो करेगा ये, ठीक है? समझ में? तो ऐसे कर
नहीं सकता, ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसीलिए किस में बीच में आता है, रिजर्व बैंक बीच में आता है। रिजर्व बैंक मुझे सुनो, सीबीआई सुनो इधर, ठीक है, कि तुम एक पर्टिकुलर जो भी तुमको रुपया मिलता है ना, डिपॉजिट जो मिलता है, उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तुम मेरे पास जमा करो। दोनों आपका रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एक है कैश रिजर्व रेशियो और एक है, जिसे ये हम लोग आगे भी पढ़ेगा, एक है कैश रिजर्व रेशियो और एक है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सुनो सुनो वापस से, तो नाम क्या है एक बार सुनो तो, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, क्या बोला मैंने, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, और एक क्या बोला, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सुनो, रिजर्व बैंक बोलेगा 10%, 10% पैसा जो है तुम्हारा, 10% रुपया जो है मेरे पास जमा रखो, उसको बोलेगा सीआरआर, मतलब वो पैसा जो रिजर्व बैंक आपका जमा करके रखेगा। आप बोले तो कमर्शियल बैंक, सीबीआई, ठीक है, उसका पैसा 10% क्या रखेगा, सेफ्टी की तरह रख के रखेगा, बाई चांस ये कुछ भी हैंकी पैंकी किया तो दे देगा इसको रुपया। और आप मुझे बताओ, ठीक है, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन 1 समझ में आया, पलक इसके पास रुपया मांगने आया, इसके पास पैसा नहीं था, ये बोला कि नहीं तो गड़बड़ हो गया चीज, ऐसे बैंक कैसे चलाएगा हम, ये 10% पैसा मेरे पास में रखने लग गया। वापस से पलक आया, ओ हो चिराग, मेरे को ना फोन का टेम्पर्ट लेना है, मेरे को 500 रुपया चाहिए। तो अब क्या चिराग ये बोलेगा, चिराग ये बोलेगा ओहो ठीक है कोई दिक्कत है, सेंट्रल बैंक जो है शशांक भाई के पास में रुपया है, मैं उनको फोन करता हूँ, वो गाड़ी से स्कूटी से भिजवाएगा, वो ऑड इवन भी चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है, वो चेक करते हुए भिजवा देगा। तो आप मुझे बता 500 रुपए के लिए रुका रहेगा क्या 1 घंटा तक, कि आएगा स्कूटी लेके आएगा ऐसे, बताओ पॉसिबल है? तो बैंक भी अपने पास में पैसा कुछ जमा रखेगा ही नहीं रखेगा। 50,000 में से 10%, 5,000 रुपया मेरे पास दे दिया इसने, 10% क्या पता खुद भी रख सकता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी हुआ, कुछ भी विड्रॉल हुआ तो ये वापस रुपया दे सके। इसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एसएलआर समझ में आया चीज? कैश सीआरआर किसके केस पे, रिजर्व बैंक के साथ में, एसएलआर क्या हो गया, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ये वाला चीज? पक्का इजी एकदम। अब वो रिजर्व बैंक जो डिसाइड करता है कितना लिमिट होगा आपका, रिजर्व का कितना लिमिट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो ये कस्टडी में, कस्टडी का मतलब है कस्टडी, कोई भी चीज का कस्टडी का मतलब क्या था, देखभाल रखना, बोलते हैं ना कस्टडी में रखा है उसको, मतलब अपना निगरानी में, कस्टडी में रखा मतलब अपना निगरानी में रखा है। तो जो रिजर्व है उसको कौन निगरानी में रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है, किसके लिए, कमर्शियल बैंक, ठीक है, समझ में? क्लियर है? नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो, तो ये मस्त पॉइंट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है, ये सुनो। कोई तो बैंक था, ठीक है, वो नाम निकल गया दिमाग से मेरा, कौन सा बैंक कैसे फेक न्यूज आया था एक बार, पंजाब नेशनल नहीं था, कोई प्राइवेट बैंक था शायद, शायद ले पता नहीं, याद नहीं है, ठीक है, कोई सा एक बैंक था जहाँ फेक न्यूज आया था कि बैंक बंद होने वाला है। एक फेक न्यूज आया कि बैंक बंद होने वाला। अब जिसका डिपॉजिटर्स जो जो था मतलब पैनिक हो जाएगा, ठीक है, लोग पैनिक हो गया पूरा कि भैया बैंक बंद होने वाला है, पैसा निकालना पड़ेगा बैंक से, तो ये लाइन लग गया। अब अगर सीबीआई का केस में बताता तुमको, अगर सोचो चिराग बैंक ऑफ इंडिया में अगर ये केस हुआ कि चिराग बैंक ऑफ इंडिया बंद होने वाला है, अब इसे कई सारे डिपॉजिटर्स होगा, सबका सब इससे पैसा लेने आ गया कि पैसा दो पैसा दो पैसा, अरे ये तो एक हिसाब से रखेगा ना पैसा अपने पास में, इसके पास अनशर्ट पैसा तो नहीं है, एक लिमिट के कि डेली के हिसाब से इतना रुपया लेता है लोग बाग, तो इतना पैसा अपने पास जमा रखता है, उससे 25 गुना लोग आ गया। अब ये क्या करें? तो इस केस में क्या हुआ था, सेंट्रल बैंक जो है वो एयरवे से, हेलीकॉप्टर से पैसा भिजवाया था, ऐसे प्लेन से पैसा भिजवाया था, वह गड्डी गड्डी भर भर के। हाँ सच में, यहाँ बैंक है, यहाँ से लोग बाग पैसा लेके यहाँ से पैसा लेने आ रहा है, ये बैंक हो गया, पीछे से पैसा घुसा रहा है सेंट्रल बैंक, ठीक है, बोला जिसको पैसा देना है जिसको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। हाँ सुनो तो क्या हुआ, पैसे, अरे देखो बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी चाहिए। अगर ये बोल दिया सीबीआई मेरे पास तो पैसे नहीं है, और पैनिक हो जाएगा, ए लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, कैसा बैंक है, फालतू बैंक है, ये करने लग जाएगा। सेंट्रल बैंक पीछे से बचाने आ गया, कैसे बचाया, कैश इनफ्लूड कर रहा है, डाल रहा है, जितना चाहिए ले जाओ। उस दिन दुनिया भर का लोग पैसा लेके चला गया। जब पता चला कि न्यूज फेक है, वापस से आया, लोग पैसा वापस से जमा करने लग गया, फिर वापस वो पैसा लिया और रेपुटेशन बचा लिया ना। क्या लिखा हुआ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कोई नहीं तो कौन है, सेंट्रल बैंक। सुनो सोचो,
ऐसे इसका इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रहा, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बता रहा। मेरा एक फेक न्यूज आ गया कि हम अच्छा नहीं कर रहा था, ठीक है, हो सकता है कोई बड़ा बात नहीं, फेक न्यूज ही है, फेक न्यूज है, ठीक है, फेक न्यूज है, ठीक है, अच्छा है। अब क्या हुआ, कोई नहीं आ रहा, ठीक है, हम रोज ऐसे बैठा हुआ कि कोई आएगा, कोई आ रहा, टुक टुक भी नहीं करता। अब उसमें क्या, पलक मेरे पर कॉन्फिडेंस दिखा दिया, पलक बोलता है कोई बात नहीं, भैया से तो हम पढ़ा है, हम भैया से पढ़ेगा, ठीक है, कोई कुछ भी बोलते, कोई मानने वाला नहीं है। इसी पलक आया, उसके चक्कर में क्या होगा, बाकी लोग भी आ जाए एक दो दिन करके। तो ये क्या किया, मेरा लेंडर तो लास्ट रिजॉर्ट रहा ना, मेरा लास्ट रिजॉर्ट कौन रहा, पलक रहा, कि चलो पलक तो मेरे पास कम से कम लास्ट में आ गया था, इसलिए वजह से हम बच गए। तो ये चीज है, बैंक का रेपुटेशन खत्म होने वाला था, बचाया कौन लास्ट में उसको, रिजर्व बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक। समझ में आया क्या, हाँ हाँ, पीपी पलक बचाया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? पक्का समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। हम लोग क्या क्या चीज आज पढ़ा, करेंसी कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक। गवर्नमेंट का फंक्शन कौन करिए, जैसे बैंकर, बैंकर कौन प्रोवाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एज अ बैंकर्स बैंक क्या क्या हमने दो फंक्शन डिस्कस किया यहाँ पे, एक डिस्कस किया कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स और दूसरा क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट। क्लियर है एकदम, यहाँ तक, आज यहाँ तक रखे। कोई